गोल्ड ईटीएफ क्या है? ईटीएफ के माध्यम से बहुत बड़ी एक फिजिकल गोल्ड रखने की रिस्क कम होती है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाती है। गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना और रिडीम करना, उसे सेल करना कितना आसान है? जब आप ईटीएफ के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो तो ईटीएफ के माध्यम से रिडीम करना इन्वेस्ट करने जितना ही आसान है। तो गोल्ड बहुत अच्छा एसेट क्लास है। आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन के हिसाब से 10% होना चाहिए, 15% होना चाहिए। एक, उसमें इन्वेस्ट करना आसान है, रिडीम करना आसान है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए ईटीएफ जेन्युइनली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा के इस एपिसोड में आज मैं आपको मुलाकात कराने जा रहा हूं एक बेहद खास मेहमान से, मिस्टर भालचंद्र जोशी, जो कि द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और सर सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी हैं। तो सर को मतलब असेट मैनेजमेंट की तो बहुत अच्छी नॉलेज है ही, पर साथ में फाइनेंशियल प्लानिंग की भी बहुत अच्छी समझ है। तो हम समझते हैं कि पोर्टफोलियो में मल्टीपल एसेट क्लासेस होने चाहिए, तो हम एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंट को समझते हैं। तो आज मैं सर से इस पर चर्चा करूंगा कि क्या है ये इंपॉर्टेंस एक पोर्टफोलियो में, और उसमें विशेष तौर पर गोल्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से गोल्ड में निवेश करना चाहिए, क्या आउटलुक है, इन सभी बातों पर सर से चर्चा करेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। तो जैसा मैंने कहा कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना है तो उसमें मल्टीपल एसेट क्लासेस होने चाहिए, और हम दोनों इस बात को समझते हैं इत्तेफाक से, और खुशकिस्मती से हम दोनों ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। तो हमारे जो स्टडीज होती हैं उसमें भी काफ़ी कुछ हमें समझ में आता है, और आपका तो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही लंबा है। तो सर मुझे ये बताइए कि एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, पर इस पर बात करते हैं, फिर हम एसेट्स की बात करेंगे। बिल्कुल। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, पंकज जी को मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो सीएफपी की बात की, मैं अगर आज सीएफपी हो गया हूं तो उसमें सर के गाइडेंस का बहुत बड़ा हाथ है, एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिम फॉर दिस। सो कमिंग टू एसेट एलोकेशन क्वेश्चन, देखो हम क्या करते हैं, हम अपना आहार जब लेते हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जो भी लेते हैं, हम अलग अलग तरीके का फूड लेते हैं, क्योंकि उससे हमें न्यूट्रिशन भी अलग अलग मिलता है जो बॉडी को बहुत ज़रूरी है, एंड अपने ओवरऑल वेलबींग के लिए बैलेंस डाइट जैसे इम्पॉर्टेंट है, वैसे अपने पोर्टफोलियो में भी एसेट एलोकेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। विच मीन्स अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट किया है तो उसमें इक्विटी होगी, डेट होगी, एंड सही मात्रा में मेटल्स मतलब गोल्ड, सिल्वर, इस टाइप की भी इन्वेस्टमेंट होगी, और हर एक के एसेट एलोकेशन के हिसाब से ये परसेंटेज थोड़ा बहुत वैरी होगा। बट अपने पोर्टफोलियो में हार्ड एसेट्स जिसको बोलते हैं, गोल्ड, सिल्वर जैसे, उनकी पोजीशन होनी ही चाहिए फॉर अ बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। एंड फ्रॉम दैट एंगल सर, मुझे जेन्युइनली ऐसे लगता है कि गोल्ड एक बहुत मायने रखता है पोर्टफोलियो में फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। ओके सर, आपने बहुत ही सरल भाषा में जो इम्पोर्टेंस है एसेट एलोकेशन की उसे एक्सप्लेन किया। इक्विटी की बात तो हमेशा होती रहती है, तो आज मैं आपसे बात करूंगा गोल्ड की। करेक्ट। तो पहली बात तो ये है कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं पिछले एक साल में, विशेष तौर पर हम देखें 1-1.5 साल में, तो गोल्ड ने काफ़ी अच्छी एक रैली रही है गोल्ड में। सही बात है। तो अब क्या इन्वेस्टर्स को गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आउटलुक है, और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कितना परसेंट एलोकेशन आइडियल रहेगा? करेक्ट। ये क्वेश्चन ना पर्टिकुलरली इस समय पे बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड हम हमेशा इन्वेस्टमेंट में ये कहते हैं, रादर देन टाइमिंग द मार्केट, टाइम इन द मार्केट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उस नज़रिए से अगर गोल्ड की इन्वेस्टमेंट को देखें तो गोल्ड कोई 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की इन्वेस्टमेंट नहीं है। गोल्ड
एक्चुअली आपका लॉन्ग टर्म पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, मतलब कोर पोर्टफोलियो में जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए उसमें गोल्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, मायने रखता है। तो हर एक आदमी अपने एसेट एलोकेशंस के हिसाब से 10% 15% इस टाइप का इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ज़रूर करे। एंड इसमें एक स्ट्रेटेजी और भी मैं रिकमेंड करूँगा कि लमसम गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक स्ट्रेटेजी है, बट अगर आप करंट मार्केट में स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट अगर करोगे कि हर महीने में थोड़ा थोड़ा करके, अगर 12 महीने का 6 महीने का ऐसा होराइजन रखोगे तो एवरेज भी हो जाएगा एंड देन उसमें आपको आसानी से वो मेंटेन कर पाओगे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा थोड़ा करके बूंद बूंद से बनेगा सागर, ये गोल्ड के लिए भी सही है करंट मार्केट में। सर आपने सही कहा, लेकिन आपने जैसे कहा कि स्टैगर्ड मैनर में, डिसिप्लिन वे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए, तो इसके लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड, ये अच्छी चॉइसेस हैं। बिल्कुल। और आपका क्योंकि गोल्ड ETF का NFO भी आ रहा है तो चलो उस पर बात कर लेते हैं। जरूर। तो मुझे बताइए कि गोल्ड ETF, अगर थोड़ा सा पहले आप संक्षेप में ये भी बता दें कि गोल्ड ETF क्या है, क्योंकि हो सकता है कुछ हमारे दर्शक ETF के बारे में कम समझ रखते हों, तो ETF, गोल्ड ETF, इसको आप बता दीजिए। और उसके बाद विशेष तौर पर गोल्ड ETF की विद इन गोल्ड इन्वेस्टमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है, उसे आप थोड़ा समझाइए। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ETF कैसे काम करता है एंड पर्टिकुलरली गोल्ड ETF कैसे काम करता है, ये समझने वाली बात है। बिकॉज हम जब गोल्ड लेते हैं फिजिकल फॉर्म में, और फिजिकल फॉर्म में गोल्ड घर पे रखते हैं या लॉकर में रखते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें थोड़ा सा रिस्क है। एंड आप जब घर पे रखते हो तो डेफिनेटली उसमें बड़ा रिस्क है। आजकल बैंक लॉकर्स में भी गोल्ड रखने से, उसका मेंटेनेंस करने से खर्चा भी है ना। हाँ बिल्कुल। और ये एक अच्छा तरीका क्या है कि गोल्ड अगर ETF फॉर्म में रहेगा, आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट होगी एंड आपको वो गोल्ड लेने के बाद ETF के माध्यम से बहुत बड़ी एक फिजिकल गोल्ड रखने की रिस्क कम होती है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाती है। एंड अगर ये आपका लॉन्ग टर्म एसेट है तो सबसे अच्छी बात है कि अगर वो ETF फॉर्म में है तो आपको इसको लेके चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अपने पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो जो कोर है वो लंबे समय तक रहने वाला है एंड वो नॉन फिजिकल फॉर्म में रहेगा, तो इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी भी ज़्यादा है। तो मैं हमेशा चाहूँगा कि आप ETF के माध्यम से जो आपका कोर पोर्टफोलियो उसमें ज़रूर निवेश करें। एट द सेम टाइम अगर हम म्यूचुअल फंड के थ्रू भी बात करते हैं तो SIP के लिए म्यूचुअल फंड विल बी द राइट स्ट्रेटेजी। तो आप दोनों तरीके से गोल्ड ETF के माध्यम से एज वेल एज फंड ऑफ फंड के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, NFO बहुत अच्छा ऑप्शन है, यू कैन ऑलवेज कंसिडर दिस। एंड जब आपको स्टेडी इन्वेस्टमेंट करनी है तो फंड ऑफ फंड विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक स्टेडी हर महीने थोड़े थोड़े पैसे अगर आप उसमें डाल दोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक गोल्ड में बहुत पॉजिटिव माहौल है अभी, उसका फायदा होगा एंड लॉन्ग टर्म में ये माहौल आपको वेल्थ क्रिएशन में सहायता करेगा। सर एक बात बताइए कि ये तो बातें बताई कि आउटलुक भी पॉजिटिव है और आप ये कह रहे हैं कि हमें कोई टाइम करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जैसे आप इक्विटी में बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, ऐसे ही गोल्ड में भी है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सोचिए। और फिर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी की बात की जाए तो स्टैगर्ड मैनर में SIP के जरिए या अपने हिसाब से किस्तों में इन्वेस्ट कीजिए। करेक्ट। पर इन्वेस्ट करना कैसे है, तो मुझे बताइए कि गोल्ड ETF में निवेश करना और रिडीम करना, उसे सेल करना कितना आसान है, कैसे कर सकते हैं इन्वेस्टर्स? करेक्ट। तो अगर मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट के वक्त, देखो एक छोटा सा महाभारत का उदाहरण देना चाहता हूँ। अर्जुन बहुत बड़े धुरंधर योद्धा थे, हम सबको पता है, बट उन्होंने भी जब महाभारत के वक्त भगवान श्री कृष्ण का सहारा लिया था, क्योंकि वो उनके मार्गदर्शक बने और उनको ये सारे महाभारत में जीतने के लिए जो मार्गदर्शन की आवश्यकता थी वो भगवान श्री कृष्ण ने की। ये महाभारत की स्टोरी है। वैसे ही मेरी आपको सलाह ये रहेगी
कि जो भी आप गोल्ड की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ईटीएफ के माध्यम से, वो ईटीएफ के माध्यम में अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आपके साथ मार्गदर्शक है, दैट इज आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ है, तो ट्रांजैक्शनल पार्ट वो बहुत एफिशिएंटली आपके लिए हैंडल करेगा। बीएससी है, एनएससी है, एमएफयू है, ये सारे प्लस फिजिकल भी है, फिजिकल एप्लीकेशन ड्यूरिंग एनएफओ आप दे सकते हो। ये सारे माध्यम है, बट ये माध्यम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के लिए अगर आपके पास भी ऐसा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो आपको सहायता करेगा। प्लस हम तो बैठे ही है वेल्थ कंपनी में, हम हमेशा अवेलेबल है आपको गाइड करने के लिए। वंडरफुल। ये तो बात एनएफओ की थी, पर अगर सेकेंडरी मार्केट में बाय करना हो तो मतलब डीमैट अकाउंट होना चाहिए आपके पास में। डीमैट में जैसे आप शेयर खरीदते हैं उस तरह खरीद सकते हैं, बिल्कुल जैसे शेयर बेचे जाते हैं ऐसे ही आप ऑनलाइन ऑफलाइन अपने ब्रोकर को फोन करके Correct. अपने ऐप के माध्यम से करेक्ट। इसको ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो मतलब बिल्कुल। इन्वेस्टर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं। कई बार लगता है ना कि भाई ज्वेलर के पास जाएंगे तो सोना खरीद लेंगे बेच लेंगे, उनको लगता है पता नहीं यहाँ पर शायद हम एक फाइनेंशियल एसेट खरीद रहे हैं तो शायद मुश्किल होगा। पर जितना मैं जानता हूँ या हम समझते हैं, एक्चुअली ईटीएफ खरीदना बेचना उससे भी आसान है जितना आप ज्वेलर के पास जाएंगे उसको देखेंगे, है ना। देखो, मेरी आपसे एक सलाह रहेगी, जब आप ईटीएफ के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो तो ईटीएफ के माध्यम से रिडीम करना इन्वेस्ट करने जितना ही आसान है। एंड आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोमेंट आप किसी ज्वेलर के पास जाते हो, कोई ज्वेलर आपके 5% कट कर देता है, दूसरा ज्वेलर 4% कट कर देता है, फिर उसमें वो प्रोसेस में भी थोड़ी सी रिस्क है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बट ईटीएफ के माध्यम से करोगे तो एक आपको कॉस्ट बेनिफिट पक्का मिलता है, एट द सेम टाइम 1-2 दिन में पैसे आपके अकाउंट में होते हैं एंड आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये सबसे सिक्योर्ड, सेफ एंड कन्वीनियंट तरीका है इन्वेस्टमेंट का। तो आप जरूर इसके ऊपर ध्यान दें। एक मतलब अगर मुझे समराइज करना है तो गोल्ड बहुत अच्छा एसेट क्लास है। आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन के हिसाब से 10% होना चाहिए, 15% होना चाहिए। एक उसमें इन्वेस्ट करना आसान है, रिडीम करना आसान है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए ईटीएफ जेन्युइनली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। एंड अपने पूरे एसेट प्लानिंग में 10, 15, 20 साल के हिसाब से गोल्ड आपके पास होना चाहिए, एंड वो आपको अपॉर्चुनिटी हमारे एनएफओ के थ्रू मिलेगी। आप ज़रूर इस पे गौर कीजिए, एंड आपको अगर कुछ भी सहायता चाहिए तो हम हमेशा अवेलेबल है आपके लिए, द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड। सो मेरी तो आपको जेन्युइन रिक्वेस्ट होगी है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत विस्तार से क्या इंपॉर्टेंस है वो भी बता दिया, कितना होना चाहिए पोर्टफोलियो वो भी बता दिया, आउटलुक क्या है वो भी एक्सप्लेन किया, और सबसे बड़ी बात, अगर निवेशक कन्विंस हैं कि भाई गोल्ड तो होना चाहिए पोर्टफोलियो में तो उसको लेना कैसे है वो भी आपने एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला, बहुत ही सरल भाषा में आपने इसे विस्तार से पूरा एक्सप्लेन किया है। सो एक बार फिर से आपका शुक्रिया। सो पंकज जी को मिलना हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जो मैं कभी मिस नहीं करता, बिकॉज बहुत सीखता रहता हूँ सर से। एंड आप भी इनके चैनल को फॉलो करके आई एम श्योर कि आपका भी एजुकेशन बहुत बढ़िया होता रहेगा। साथ में मिलके निवेश करते हैं, साथ में मिलके खुश रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद मुझे प्रमोट करने के लिए। लेकिन आपसे बात करना हमेशा अच्छा लगता है, डेफिनेटली आप इतने नॉलेजेबल हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो काइंड ऑफ यू सर। सो आज हमने सर से बात की गोल्ड के ऊपर, और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से सर ने एक्सप्लेन किया है आपको बिल्कुल ये पूरा समझ में आया होगा, पूरा प्रोसेस और क्यों करना चाहिए। तो जैसा अभी भालचंद्र सर ने बोला है किस तरह से कर सकते हैं, आप एनएफओ के दौरान इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एनएफओ के बाद भी निवेश किया जा सकता है। और कोई भी सवाल सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।